सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ, विशेषताएं, विकास, महत्व। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, उपलब्धियां या निष्पादन, समस्याएं, सुधार हेतु सुझाव दीजिए। भूमिका। स्वतंत्र भारत में 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक नीति का आधार माना। अर्थव्यवस्था के आधारभूत और सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र में रखा और उपभोग वितरण के सामान्य क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों को सौंपा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र भी शामिल है तथा सार्वजनिक और क्षेत्र की सहभागिता से संयुक्त क्षेत्र भी शामिल होता है। सार्वजनिक क्षेत्र या उपक्रम का अर्थ। प्रोफेसर हैंसन के शब्दों में, सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के स्वामित्व एवं संचालन में आने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं से है। राय चौधरी और चक्रवर्ती के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम व्यवसाय का ऐसा स्वरूप है जो सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है और सरकार का या तो उस पर पूर्ण एकाधिकार होता है या इसके अधिकांश अंग सरकार के हाथ में होते हैं। उपयुक्त परिभाषा। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उन सभी क्षेत्रों और उपक्रमों का समावेश होता है जिनका स्वामित्व और संचालन केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के हाथ में होता है। विशेषता है। सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक स्वामित्व होता है। दूसरा, इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्य होता है। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। चौथा, सरकारी स्रोतों से इसकी वित्त व्यवस्था होती है। पांचवा, प्रबंध में अफसरशाही होती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। इंडस्ट्रियल पॉलिसी IPR 1948 तथा औद्योगिक अधिनियम 1951 से सार्वजनिक क्षेत्र का उदय हुआ। IPR 1900 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म 1956 से भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट किया गया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास दो प्रकार से हुआ है। पहला, विद्यमान उपकरणों का राष्ट्रीयकरण करके। दूसरा, नए उपक्रमों की स्थापना करके। वस्तुतः नए उपक्रमों की स्थापना से ही प्रमुख रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हो सका है। सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को 3 प्रकार बांटा जा सकता है। पहला, सार्वजनिक सेवाएं, रेल, सड़क, पतन विकास, डाक, तार, ऊर्जा, सिंचाई योजनाएं आदि। दूसरा, विभागीय प्रतिष्ठान, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थान। तीसरा, अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान जिनकी समस्त पूंजी सरकार द्वारा ही की जाती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व 3 दृष्टिकोण से सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व है। आर्थिक दृष्टि नियोजन के दृष्टिकोण से महत्व। प्रोफेसर हैंसन के शब्दों में, बिना योजनाओं के सार्वजनिक उद्योग कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना सार्वजनिक उद्योगों के योजना संभवतः कागज पर ही रह जाएगी। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व, सार्वजनिक क्षेत्र या उद्योगों का महत्व है। दूसरा, विशिष्ट और भारी उद्योगों विकास के लिए महत्व है। तीसरा, जोखिमपूर्ण परियोजनाओं के विकास के लिए महत्व है। चौथा, क्षेत्रीय असमानताओं का निराकरण करने के लिए महत्व है। पांचवा, आर्थिक विकास हेतु वित्त के स्रोत हेतु महत्व है। छठा, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं की आपूर्ति हेतु महत्व है। सातवां, राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था हेतु महत्व है। आठवां, प्राकृतिक साधनों का समुचित विकास और विध्वंस करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व है। नवा, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु। 10वां, विदेशी सहायता का समुचित उपयोग करने हेतु महत्व है। 11वां, व्यापार संतुलन में सहायता करने हेतु महत्व है। 12वां, आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर नियंत्रण करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व है। 13, आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी के विकास हेतु महत्व है। 14, व्यापक आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन हेतु महत्व है। कट्टर प्रतिस्पर्धा के दोषों से मुक्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व है। शोषण से मुक्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व, ये सब आर्थिक महत्व है। दूसरा, समाजवादी समाज के स्थापना के दृष्टिकोण से महत्व। पहला, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व है। दूसरों, विभिन्न लाभों का सार्वजनिक हित में प्रयोग करने हेतु महत्व है। तीसरा, श्रमिकों को लाभ होता है सार्वजनिक क्षेत्रों से। उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं प्राप्त होती, लाभ होता है, रोजगार में वृद्धि होती, शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन। तीसरा, सामान्य महत्व के दृष्टिकोण से महत्व। राज्य के पास विशाल साधन होने के कारण वह अनुसंधान में उन्नति हेतु अधिक व्यय कर सकता है। इन उद्योगों में आत्मनिर्भरता होती है और ये अधिकाधिक उत्पादन करके सस्ते दामों में वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं। सरकारी उद्योगों के द्वारा अर्धविकसित देशों में सरकार भविष्य के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था के ढांचे का
निर्धारण कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के खामियां और दोष। पहला, नौकरशाही तथा लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, समृद्धि उधर जा, उस कमरे में जा। एकाधिकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, सरकारी तानाशाही को बढ़ावा मिलता है। चौथा, नव प्रवर्तन का अभाव हो जाता है। पांचवा, कार्य के प्रति प्रेरणा का अभाव हो जाता है। छठा, कुशलता का अभाव होता है। प्रोफेसर के बोल्डिंग ने व्यंग करते हुए ठीक लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग रिपोर्ट का उत्पादन करते हैं, वस्तुओं का नहीं। राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है। आर्थिक अनिश्चितता और अस्थिरता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। भ्रष्टाचार पनपता है। भारत में भ्रष्टाचार स्वयं सिद्ध है। जैसी कहावत है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण को भ्रष्ट करती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। स्वतंत्रता से पूर्व विकास। सामरिक महत्व के उद्योगों और साधनों पर शुरू से ही सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व और नियंत्रण रहा है। 1839 में डाक तार विभाग शुरू हुआ। 1853 में पहली बार सरकारी रेल सेवा प्रारंभ हुई। 1882 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में सरकारी टेलीफोन सेवा प्रारंभ हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंचाई और विद्युत मंडल ऑल इंडिया रेडियो और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। 1944 में केंद्रीय तकनीकी मंडल, 1945 में केंद्रीय विद्युत मंडल, 1947 में समुद्र पारीय संचार सेवा को सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। प्रथम योजना 1951-56 में सार्वजनिक उद्यम। समृद्धि पेराम्बूर रेल डिब्बा कारखाना, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, नेपा नगर अखबारी कागज कारखाना, बेंगलोर का हवाई जहाज निर्माण कारखाना, इलाहाबाद का टेलीफोन निर्माण कारखाना तथा पिंपरी का पेनिसिलिन कारखाना। हिंदुस्तान केबल, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1952, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस 1953, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक कारखाना 1954, राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम 1954, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 1955। सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 5 से बढ़कर 21 हो गई, जिसमें निवेश 29 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ हो गया। द्वितीय योजना 1956-61 में सार्वजनिक क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 लोहा इस्पात कारखाने क्रमशः दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में स्थापित किए गए। भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिक कारखाना, रांची में हैवी इंजीनियरिंग कारखाना, जीवन बीमा उपक्रम कोयला विकास निगम स्थापित किए गए। जीवन बीमा उपक्रम LIC 1956। भारतीय उपक्रम संख्या 21 से सार्वजनिक उपक्रम संख्या 21 से 48 हो गई। निवेशित पूंजी 81 करोड़ से 953 करोड़ हो गई। तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र विकास। 1961-66 टेक और मिग विमान के कारखाने, कोयली में तेल शोधक कारखाना, बेंगलोर में HMT, 3 खाद कारखाने गोरखपुर, ट्राम्बे और नेवली में स्थापित किए गए। सार्वजनिक उपक्रम 48 से बढ़कर 74 हो गए। 61 से 66 3 वार्षिक योजनाओं में विकास। 11 नए उपक्रमों की संख्या 85 हो गई। निवेश 3,902 करोड़ रुपये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उपक्रम 122, पूंजी निवेश 6,232 करोड़, 60% की वृद्धि हुई पूंजी निवेश में। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एक नज़र में। योजना के अंत तक। प्रथम योजना के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश करोड़ 1560, कुल का भाग 46%। सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 21, कुल 99, पूंजी निवेश करोड़ 81 करोड़ रुपये। द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश 3,350 करोड़ रुपये, कुल का भाग 54%। सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 48, पूंजी निवेश 953 करोड़ रुपये। तृतीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के 6,300 करोड़ रुपये, कुल का भाग 63%, 2,415 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किए गए। 74 सार्वजनिक क्षेत्र में। चतुर्थ योजना 13,650 65 करोड़ की
जिसमें से 6,237 करोड़ 60% व्यय किया गया। संख्या थी 122। पंचम योजना 33,000 करोड़ रुपए की, 15,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किए गए, 176। छठी योजना 84,000 करोड़ की, 42,000 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र में किया, 52%, 221 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो गए। सातवीं योजना 2,00,000 करोड़ की, 85,000 करोड़, 232 सार्वजनिक उपक्रमों में व्यय किए गए। आठवीं योजना 4,60,000 करोड़ की, 2,00,000 करोड़ रुपए, 238 सार्वजनिक उपक्रमों में व्यय किए गए, 32%। नवी योजना 8,59,000 करोड़ रुपए की, 3,30,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किए गए, 234 सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय। 10वीं योजना 15,25,000 करोड़ की, 3,93,000 करोड़, 234 सार्वजनिक उपक्रमों में व्यय किए गए। 11वीं योजना 36,76,000 करोड़ रुपए की, 6,66,000 करोड़ रुपए, 248 सार्वजनिक उपक्रम में व्यय किए गए। 31 मार्च 2015 को 298 सार्वजनिक उपक्रम थे, जिसमें 10,96,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मुख्य उपलब्धियां और कार्य निष्पादन। भारत के औद्योगिकरण भूमिका। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बढ़ती संख्या। दूसरा, पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। करारोपण से पूर्व लाभ और कर बाद शुद्ध लाभ में भी वृद्धि होती रही है। रोजगार में वृद्धि होती रही है। पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला है। सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 2018 तक 8 महारत्न कंपनियां सेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और भारत पेट्रोकेमिकल लिमिटेड थे। 16 सार्वजनिक उपक्रम नवरत्न थे। 68 उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा मिला। विदेशी मुद्रा अर्जन में भूमिका। 2013-14 में 1,22,000 करोड़ रुपए रह गई। अभी भी इन उपक्रमों का विदेशी मुद्रा अर्जन और आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी मुद्रा बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार को करों के रूप में प्रतिवर्ष भारी राशि का भुगतान सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किया था। केंद्र सरकार के राजकोष में योगदान। 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपए था राजकोष का योगदान। आंतरिक संसाधनों में वृद्धि। 2000-2001 में आंतरिक साधनों से 37,000 करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान था। अभी राशि काफ़ी बढ़ गई। 12 लाभ और घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रम। 13 मार्च 2018 को संसद में प्रस्तुत पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 2016-17 में 331 सार्वजनिक उपक्रम कुल थे, जिनमें 257 उपक्रम क्रियाशील और 74 उपक्रम निर्माणाधीन थे। 257 में से 74 उपक्रमों ने 2016-17 में 1,52,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। शेष 82 उपक्रमों की निवल हानि 25,000 करोड़ रुपये थी। सार्वजनिक लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम इंडियन ऑयल रहा, 19,100 करोड़ रुपये। इसके साथ ONGC, कोल इंडिया, NTPC, BPCL, PCI, REC, HPCL, महानदी कोल फील्ड्स, मैंगलोर रिफाइनरी टॉप 10 में थे। सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश। 1991-92 से विनिवेश प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। दिसंबर 1999 में विनिवेश विभाग का गठन किया गया, जिसका नाम 20 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना से DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट किया गया। 9 दिसंबर 2002 को निजीकरण नीति के दिशा निर्देशों की घोषणा में मुख्य उद्देश्य अग्र विनिवेश नीति। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संसाधनों और परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग करना है। दूसरा, आधुनिकीकरण और उन्नयन करना है। तीसरा, नई परिसंपत्तियों का सृजन करना है। चौथा, रोजगार सृजन करना है। पांचवा, सरकारी ऋणों का समापन करना है। छठा, विनिवेश आय निधि की स्थापना करना है। सातवां, यह सुनिश्चित करना कि विनिवेश से राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का स्वामित्व, अंतरण और निजी एकाधिकार न हो। आठवां, विशिष्ट निर्णय के तहत भारत पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से विनिवेश, स्ट्रेटेजिक बिक्री से हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड विनिवेश, दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को शेयरों का एक विशिष्ट भाग आवंटित करना। विनिवेश आयोग का गठन और समापन। 1998 में GV रामकृष्णन की अध्यक्षता में गठन हुआ है।
3 साल के कार्यकाल में आयोग ने 57 सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की सिफारिश की है। 24 जुलाई 2001 में आयोग का पुनर्गठन 2 वर्ष के लिए एनएससी के पूर्व निदेशक आर.एच. पाटिल की अध्यक्षता में किया गया। यूपीए सरकार ने विनिवेश आयोग वाम दलों के विरोध के चलते समाप्त कर दिया है। वर्तमान में सरकार ने भी सार्वजनिक उपक्रमों को अपने फालतू कोषों को 30% को म्यूचुअल फंड में लगाने की अनुमति दी है। विनिवेश से प्राप्त राशि का 75% शिक्षा और स्वास्थ्य के सामाजिक क्षेत्र पर, 25% सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में निवेश करने के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष के गठन की मंजूरी वर्ष 2005 में प्रदान की गई। पीजीसीआईएल के विनिवेश से प्राप्त राशि 994 करोड़ से इस कोष की औपचारिक शुरुआत 6 अक्टूबर 2007 से हुई, जिसके फंड का मैनेजमेंट यूटीआई, एसबीआई, एलआईसी को सौंपा गया है। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश प्रगति 1991-92 लक्ष्य विनिवेश से प्राप्त राशि का 2500 करोड़ रुपए, उपलब्ध राशि 3000 करोड़ रुपए। लक्ष्य 3500 करोड़ रुपए, प्राप्ति उपलब्ध राशि 0। 94-95 लक्ष्य 4000 करोड़ रुपए, प्राप्ति राशि 4800 करोड़ रुपए। 98-99 लक्ष्य 5000 करोड़ रुपए, प्राप्ति राशि 5000 करोड़ रुपए। 2001-2 में लक्ष्य 12000 करोड़ रुपए, प्राप्त राशि 5000 करोड़ रुपए। 2011-12 में लक्ष्य 40,000 करोड़ रुपए, प्राप्त राशि 15,000 करोड़ रुपए। 2012-13 में लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए, प्राप्त राशि 27,000 करोड़ रुपए। 2013-14 में लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए, प्राप्त राशि 25,000 करोड़ रुपए। 2014-15 में लक्ष्य 63,000 करोड़ रुपए, प्राप्त राशि 31,000 करोड़ रुपए। 2015-16 में लक्ष्य 72,000 करोड़ रुपए, प्राप्त राशि 42,000 करोड़ रुपए। 2016-17 में लक्ष्य 56,000 करोड़ रुपए, प्राप्त राशि 44,000 करोड़ रुपए। 2017-18 में 72,000 करोड़ रुपए लक्ष्य। आर्थिक समीक्षा 2016-17 भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समस्या या असंतोषजनक निष्पादन के कारण। पहला, लंबी परिपाक अवधि होना। दूसरा, स्थापित क्षमता का अल्प प्रयोग कर पाना। तीसरा, लाल फीताशाही होना। चौथा, प्राविधिक कुशलता का अभाव होना। पांचवा, संगठन में समान नीति का अभाव होना। छठा, प्रेरणा का अभाव होना। सातवां, संसद का अपर्याप्त नियंत्रण होना। आठवां, निगमों और मंत्रालयों में पारस्परिक सहयोग का अभाव होना। नौवां, अधिक पूंजीगत व्यय होना। 10वां, प्रबंधकीय और तकनीकी साधनों के विकास में असफलता। 11वां, अत्यधिक स्टाफ होना। 12वां, श्रम कल्याण और सामाजिक सुविधाओं पर अधिक लाभ देना। 13, प्रतियोगिता का अभाव होना। 14, उत्पादक व्यय की अधिकता। 15, कीमत नीति का अविवेकपूर्ण होना। 16, श्रम अनुशासनहीनता। सार्वजनिक उपक्रमों की निष्पादनता में सुधार के लिए सुझाव। पहला, संसद का नियंत्रण हो। दूसरा, उच्च प्रबंध व्यवस्था हो। तीसरा, कार्य कुशलता की जांच होनी चाहिए। पांचवा, निदेशक मंडल का स्वस्थ गठन होना चाहिए। उचित मूल्य का निर्धारण होना चाहिए। नवीनतम विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उचित मात्रा में कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। स्वस्थ श्रमिक संबंध होने चाहिए। उपभोक्ता उद्योगों में प्रवेश करना चाहिए। उचित वातावरण होना चाहिए। स्थापित क्षमता का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। विवेकपूर्ण मूल्य नीति होनी चाहिए।